Hello friends, welcome to Paralegal Study. In this lecture we will analyze our unit 11, that is base of rights, legal, moral and natural. So let's start with the introduction part. So rights, what do you mean by rights? So rights are social claim and especially the reasonable claims which help individuals attain their best quality and help them develop their personalities. तो जब भी राइट के बारे में आपको लिखना हो तो एक सिंपल सा ऐसे आप शुरुआत कर सकते हैं कि राइट जो होते हैं वो सोशल रीजनेबल क्लेम होते हैं। जैसे आपने क्लेम किया कि मुझे तो पूरी दुनिया घूमना है और सरकार इसकी जिम्मेदारी उठाए, सो दिस इज़ नॉट ए रीजनेबल क्लेम। तो सोशल रीजनेबल क्लेम का मतलब वही है कि आप अगर कहते हैं कि नहीं, वी हैव ए क्लीन एयर और वी हैव ए फूड, वी हैव प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सब जो चीज़ें आप बोल रहे हो तो वो रीजनेबल क्लेम के रूप में दिखती हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि राइट्स जो हैं वो ऑलवेज एसोसिएटेड विद द रीजनेबल क्लेम्स which help individuals attain their best quality and help them develop their personalities. And if democracy is to be the government of the people, then it has to be exist for them. So states never give rights, they only recognize them, and government never grant right, they only protect them. So मैंने अभी क्या बोला कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, आपको पता है दैट गवर्नमेंट वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल एंड so states never give the rights but they only recognize them. and same गवर्नमेंट जो है उसका काम ये नहीं है कि राइट्स देना, नहीं, गवर्नमेंट का काम है राइट को प्रोटेक्ट करना, राइट्स को रिकग्नाइज करना, ये गवर्नमेंट का काम है। ओवरऑल अगर हम समझें तो ये पॉइंट आउट सिंपल ये कहना चाह रहे हैं दैट राइट्स आर द इंडिविजुअल राइट्स, दे बिलोंग टू द इंडिविजुअल एंड दे एग्जिस्ट फॉर द इंडिविजुअल्स एंड स्टेट इज जस्ट ओनली द प्रोटेक्टर ऑफ दीज राइट। तो राइट एक अपने आप में ही अधिकार, एक इतना बड़ा वर्ड्स है ना कि आप उसको नैरो डेफिनेशन में नहीं रख सकते। आपको ये समझना होगा कि राइट्स एक रीजनेबल क्लेम है, सोशल रीजनेबल क्लेम है जो हर एक गवर्नमेंट को देने मतलब प्रोटेक्ट करने होते हैं। और क्यों? क्योंकि राइट्स जो हैं वो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटीज़ और खुद को एक बेस्ट क्वालिटी के रूप में अटेन करने के लिए, या हम सिंपल से बात करें खुद का डेवलपमेंट कराने के लिए राइट्स का होना ज़रूरी है। और राइट्स को ब्रॉड वे में हमें देखना होगा, ऐसा नहीं कि आज गवर्नमेंट्स ने राइट प्रोवाइड करे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो फंडामेंटल राइट हैं तो स्टेट गवर्नमेंट उनको वॉयलेट नहीं कर सकती, जुडिशरी वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो पॉइंट आउट आपको यही करना है कि जो राइट्स हैं उनका स्कोप, उनका जो दायरा है, उनकी जो रेंज है वो काफ़ी बड़ी है और स्टेट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राइट्स को रिकॉग्नाइज करेगा और राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये सारी पॉजिटिव रूप में आपको ये चीज़ें लिखनी है। नेक्स्ट है कि अगर हम बात करें एक यहाँ पे अंतर समझना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड द प्रिविलेज। सो राइट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी लीगली डिनाइड। एग्जाम्पल, राइट टू फ्री या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, एक्सेट्रा। सो राइट जो है वो क्या है, दैट समथिंग दैट कैन नॉट बी लीगली डिनाइड, आप उनको मना नहीं कर सकते। तभी मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी है ही नहीं, गवर्नमेंट का सिर्फ काम है राइट को रिकॉग्नाइज करना और राइट को प्रोटेक्ट करना, पहली चीज़। सो यहाँ पे राइट को हमें समझना होगा कि आप लीगली राइट्स को डिनाई नहीं कर सकते। बट प्रिविलेज में अगर देखें तो प्रिविलेज इज समथिंग दैट कैन बी गिवन एंड टेकन अवे, तो वो स्टेट के ऊपर होता है। कुछ प्रिविलेज जैसे फॉर एग्जांपल अभी वुमेन रिजर्वेशन होता है या SC/ST रिजर्वेशन होता है, तो वो प्रिविलेज है, तो स्टेट चाहे तो उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है और अदरवाइज उसको टेकन अवे मतलब वापस भी उस चीज़ को ले सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट मेजर डिफरेंस बिटवीन द राइट्स एंड द प्रिविलेजेस।
कि राइट मैंने बताया कि राइट दैट कैन नॉट बी लीगली डिनाइड एंड प्रिविलेज इज समथिंग दैट कैन बी गिवन और टेकन अवे बाय द स्टेट. सेकंड, राइट्स आर नॉट प्रिविलेजेस बिकॉज दे आर नॉट इंटाइटलमेंट्स. अभी इसका क्या मतलब हुआ? एक बात हमने ऊपर जो देखी उससे आपको समझ आ गया कि राइट और प्रिविलेज दोनों अलग है. तो राइट को हम प्रिविलेजेस क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि प्रिविलेज जो है वो सम हाउ एसोसिएटेड विद द इंटाइटलमेंट्स. आपने किसी पर्टिकुलर वर्ग को रिजर्वेशन दिया, आपने उनको हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, फूड, ये सब प्रोवाइड कराए. सो all these things related to the entitlement, or we can say related to the privilege. So rights are not privileges because they are not entitlement. Third difference is right are our claim on others and as other claims on us. इसका क्या मतलब? That rights are our claim to others. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने आपको कभी यहाँ पे कोई गलत तो वर्ड्स बोले नहीं है, या मैं इसमें आपको हर्ट तो कर नहीं रहा हूँ. तो पहली चीज़ कि जब मैं आपसे जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, मीन्स एक रिस्पेक्ट के साथ मैं अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी सेम चीज़ क्लेम करें, मीन्स आप भी वही काम करें. तो इन द सिंपल वे हम समझे कि राइट्स आर आवर क्लेम ऑन अदर्स. ठीक है, कि जो हम क्लेम कर रहे हैं दूसरों के ऊपर, सेम अदर्स क्लेम ऑन अस. अदर जो क्लेम करे वो हम पे करे. ओवरऑल इट्स पॉइंट रिलेटेड टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ द एवरी पर्सन. तो राइट हमेशा सिंगल फॉर्म में नहीं आता है. राइट्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज. Entitlement, on the other hand, are privileges granted to some and denied to others. Entitlement में क्या होता है कि उसमें वो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, तो किसी को वो मिलते हैं, किसी को वो नहीं मिलते. ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा अभी, वुमेन का जो रिजर्वेशन, SC ST को जो कोटा रिजर्वेशन, इन सब जो मिलता है, तो कुछ पर्टिकुलर वर्ग को वो मिल रहा है, कुछ पर्टिकुलर वर्ग उसमें डिनाई किया जा रहा है, उनको नहीं मिलता है ना. तो वापिस से चले, थर्ड डिफरेंस क्या है कि राइट्स आर आवर क्लेम ऑन द अदर्स एंड अदर क्लेम्स ऑन अस, एंड entitlement on the other hands are the privileges granted to some and some denied to others. ये थर्ड डिफरेंस. द फोर्थ वन इज rights are universal in the sense that they are assured to all, but privileges are not universal because they are possessed by the few. राइट्स यूनिवर्सल हैं क्योंकि ह्यूमन होने के नाते आप किसी भी कंट्री के पर्सन हैं, सिटीजन हैं, आपको वो राइट मिलेंगे बिकॉज यू आर द ह्यूमन. सो राइट्स आर द यूनिवर्सल, बट प्रिविलेजेस आर नॉट यूनिवर्स. क्यों? क्योंकि वो कुछ पर्टिकुलर वर्ग को ही मिलते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस इज राइट आर गिवन टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बट प्रिविलेजेस आर गिवन टू सम एंड सम सिलेक्टेड पीपल. राइट्स जो हैं वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी को प्रोवाइड होते हैं, और या हमसे सिंपल से हम बात करें कि राइट जो है वो सभी का अधिकार है वहाँ पे. बट प्रिविलेजेस जो है वो जिस पर्टिकुलर वर्ग के लिए वो इंटाइटलमेंट रखा गया, वो प्रिविलेजेस रखा गया, सिर्फ उसी को ही मिलेगा. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द राइट्स एंड द प्रिविलेजेस. और नेक्स्ट इज द, वी कैन से, व्हाट इज द अदर मीनिंग ऑफ द राइट्स एंड इट्स नेचर. So according to the Lasky is the political thinker. So according to the Lasky, rights are those conditions of social life without which no man can seek at his best. लास्की ने यही कहा है कि राइट्स वो कंडीशंस हैं, वो सोशल लाइफ के लिए ऐसी कंडीशंस है जिसके बगैर इंसान खुद को बेस्ट नहीं बना सकता. एंड अकॉर्डिंग टू द बोसानक्वेट्स, which says that a right is a claim recognized by the society and enforced by the state. तो बोसान क्विट ने क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि राइट एक क्लेम है और जो रिकग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी, और सरकार उनको इन्फोर्स करेगी, उनको प्रोटेक्ट करेगी, जो स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन देखी. सो ये लास्की के अकॉर्डिंग और अदर जो थिंकर्स हमने अभी डिस्कस किए,
और कुछ वही बेसिक पॉइंट आप लिखो, दैट राइट इज ए रीजनेबल क्लेम, दैट इज वी कैन से द फ्रीडम इन द एक्सरसाइज ऑफ सर्टेन एक्टिविटी लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड ये सारे पॉइंट्स। तो जो ऊपर हमने पॉइंट्स लिखे वो सब आप मेंशन कर सकते हो, कुछ अदर पॉइंट्स भी मैंने आपको मीनिंग में अभी दोबारा से बताए। नाउ अभी देखते हैं नेचर क्या है, कि व्हाट आर द नेचर ऑफ द राइट्स। जब भी कोई नेचर आता है ना वर्ड, मतलब नेचर, तो देखो एक सिंपल सी बात है, मैं आपसे कहूँ कि आपका नेचर कैसा है, तो इसका मतलब आपकी कैरेक्टर, आपकी क्वालिटी, आप में क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो सेम है नेचर ऑफ राइट्स, राइट्स का जो नेचर है वो कैसा है। सो राइट्स आर व्हाट वी मे एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स एंड अदर्स फ्रॉम अस। तो सबसे पहला नेचर तो यही है कि आप मेरे से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मैं सेम चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करूँगा, है ना, और वाइस वर्सा, मैं जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वही सेम चीज़ आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे। तो यहाँ जो मैंने पहले भी बताया था कि राइट इज सम हाउ एसोसिएटेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ड्यूटी। अगर आपको अधिकार मिले हैं, अब आपको एक अधिकार मिला है, दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, लेकिन आप एक बात बताइए, क्या आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के चलते क्या आप मुझे गाली देना स्टार्ट कर देंगे? नहीं, क्योंकि आपकी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी वहाँ ड्यूटी बनती है कि जब आप खुद गाली सुनना पसंद नहीं करते ना, तो आपको कोई अधिकार भी नहीं है कि आप दूसरों को गाली दो, ठीक है। सो राइट्स आर, नेचर में क्या बताया मैंने, दैट राइट्स आर व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर्स एंड अदर फ्रॉम अस, एंड ऑल जेन्युइनली, और वी कैन से ऑल रियल राइट्स आर कंडीशंस ऑफ द सोशल वेलफेयर, and rights are social because they are produced from the society at given point of time। कि राइट्स जो है उनको सोशल बोला गया है, क्यों बोला गया है, बिकॉज सोसाइटी के गिवन पॉइंट ऑफ टाइम से ही हमें अधिकार मिलते हैं। जैसे धीरे धीरे आप समाज, जैसे जैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हुई वैसे वैसे इंसानों को अधिकार जो है, राइट्स जो है वो उनको और ज़्यादा मिलते चले गए। अभी देख लो, जैसे राइट टू क्लीन एयर, राइट टू क्लीन वाटर, जो है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। इवन अभी लेटेस्ट में अगर मैं कहूँ तो जेंडर, मतलब सेम जो अब सेक्स मैरिज जो है यूएसए में तो अलाउड हो गई है, मे बी आने वाले टाइम में इंडिया में भी अलाउड हो जाए कि मेल मेल एंड फीमेल जो हैं वो शादी कर सकते हैं। सो राइट्स आर सोशली बिकॉज दे वर प्रोड्यूस फ्रॉम द सोसाइटी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। And state is not the originator, but it's the protector, and its main duty is to protect the rights। तो ये नेचर में ये सारे पॉइंट्स आप डाल लेंगे। उसी में अगर हम कुछ आगे देखें, दैट व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ राइट्स। सो फ्रेंड्स, one more important point is that the UN Declaration of Human Rights is the best document which inspire, or we can say is an inspiration and as an agenda for states to recognize and maintain for their respective people। जो हमने राइट्स के बारे में बात की कि स्टेट का काम है प्रोटेक्टर और रिकग्नाइज करना है राइट्स को, तो यूएन, द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, वो पूरी दुनिया में सभी स्टेट्स को ये बोलता है कि भाई आप अपने यहाँ पे जो राइट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करिए और अपने हर यहाँ पे रिस्पेक्टिव जो पीपल्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनको वो सब राइट प्रोवाइड करिए। सो मैं जो पॉइंट आउट आपको बताना चाह रहा था, दैट इन द नेम ऑफ द ह्यूमन राइट्स, अभी जो रेंज है ना राइट्स की वो काफ़ी बड़ी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स की वेरियस टाइप ऑफ राइट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द राइट टू लाइफ, सबसे बेसिक फंडामेंटल राइट है ना, दैट राइट टू लाइफ। आर्टिकल 14 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रोविजन है दैट सभी को आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इज द रिलेटेड टू आर्टिकल 21, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी इज आर्टिकल 14। तो वेरियस टाइप ऑफ राइट में सबसे पहला है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, और वो है आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वालिटी कि सभी लोग कानून की नज़र में इक्वल हैं, दैट इज आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, तो ये आर्टिकल 18 to 19, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो इन्हीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड ही हैं।
नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 सब क्लोज ए, राइट टू प्रॉपर्टी पहले था आर्टिकल 31 बट उसको बाद में अभी हटा दिया गया, बट स्टिल राइट टू प्रॉपर्टी इज ऑल्सो द राइट। तो ये जो जितने भी मैंने आपके राइट्स बताए ये सारे आपके वेरियस टाइप ऑफ राइट्स में आ जाएंगे। राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें। एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ राइट्स टू इस सिटीजन एंड दीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स एंड दीज इंक्लूड द वेरियस टाइप ऑफ जो अभी हमने जो डिस्कस किए। आपकी इग्नू वाले मटेरियल में आर्टिकल नहीं दे रखे हैं तो वो मैं आपको वैसे नॉलेज के लिए बताया था, जो सारे आर्टिकल्स जो मैंने अभी रिपीट किए थे, ठीक है। जैसे आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 32, आर्टिकल 31, ये सारे जितने भी मीन्स फंडामेंटल राइट जो हैं पूरा हमारा चैप्टर, तो उसमें ये वेरियस राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड हैं। बट यहाँ पे क्योंकि हम थ्योरी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो आप जब वेरियस टाइप ऑफ राइट लिखेंगे तो आप आर्टिकल ना भी लिखें तो चलेगा। बाकी आप लिखेंगे अगर लास्ट में, जैसे पहले आप लिखें कि वेरियस टाइप ऑफ राइट में राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सब सारे पॉइंट्स लास्ट में आप नोट करके लिख दीजिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वेरियस टाइप के आर्टिकल्स ये है, तो उससे आपका आंसर की जो क्वालिटी है वो इनरिच होगी। और फ्रेंड्स दूसरी चीज़, अगर आप इस पर्टिकुलर चैप्टर या कोई भी जो मैं जब भी अपने इस चैनल पे मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, लेक्चर बनाता हूँ, तो उससे रिलेटेड मैं नोट्स पहले तैयार साथ में ज़रूर नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। तो जिसको भी नोट्स चाहिए तो वो ईज़िली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या मेल करके नोट्स को बाई कर सकता है। ओनली 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो उसमें क्या है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आप एग्जाम मीन्स लेक्चर सुने और लेक्चर सुनने के बाद जस्ट एक बार नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आपका बेस्ट आपके पास कंटेंट जो है वो तैयार हो जाएंगे और एग्ज़ाम में तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर जो भी इंटरेस्टेड हैं तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंड्स थ्योरी ऑफ राइट्स। सो फर्स्ट important theory is related to the rights is the theory of natural rights. So this theory is mainly supported by the Thomas Hobbes, John Locke and Rousseau. So Hobbes की बुक है लेविएथन है सॉरी, ठीक है, लेविएथन। एंड जॉन लॉक की बुक है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट एंड रूसो की बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो बुक आप ना भी ध्यान रखें तो बट कोई वो नहीं, बट आप नाम थोड़ा ध्यान रखें। दैट थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स आर सपोर्टेड बाय द होब्स, लॉक एंड द रूसो। एंड राइट्स आर नेचुरल which means that every individual are born to be free and equal by the nature, or we can say the God. And basic three important rights under the natural rights are right to life, right to liberty and right to property. तो ये जो पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ राइट्स में, जो सबसे पहली थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट, जो बोलती है कि सभी जो ह्यूमन हैं वो गॉड और नेचर ने उनको इक्वल बनाया है। सभी पीपल्स बोर्न टू बी फ्री और सभी को राइट टू लाइफ जीने का अधिकार, राइट टू लिबर्टी सभी को समानता का अधिकार एंड राइट टू प्रॉपर्टी में संपत्ति का अधिकार। सो ऑल दीज राइट्स आर गिवन इन द नेचुरल राइट। एंड इसको कौन सपोर्ट करते हैं तो जॉन लॉक, हॉब्स एंड द रूसो। नेक्स्ट थ्योरी इज फ्रेंड theory of legal rights. So legal rights are those rights which are accepted or we can say enforced by the state. Lasky, Bentham, Hegel and Austin, these are the thinkers who support the theory of legal rights. तो legal rights जो theory है वो ये कहती है that the law or we can say the constitution or the state provides certain टाइप ऑफ राइट्स। अगर स्टेट राज्य है या कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ हमें कोई सर्टेन टाइप के लॉ राइट्स प्रोवाइड कराता है तो वो आएंगे। दीज ऑल राइट्स आर कॉल्ड द थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स। और इसके सपोर्टर मैंने बताया आपको दैट बेंथम, लास्की एंड हैगल, ये सारे जो हैं वो थ्योरी ऑफ लीगल राइट को सपोर्ट करते हैं। लीगल राइट में ही 3 टाइप की राइट्स आते हैं। सिविल राइट मीन्स all are equal before the law,
तो राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, ये सारे पॉइंट्स हैं वो सिविल राइट में आएंगे. Next one is the political right, that every person has certain right, that right to vote, right to contest the election, right to participate in the political process, right to criticize the government. ये political activity से related है political right. Third legal right में आएगा economical right, means which means they provide economic security to the people, and these empower all citizens to make proper use फॉर देयर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट. सिंपल से हम बात करें कि इकोनॉमिकल राइट जो है वो ये कहता है कि जो सिविल राइट है में सभी लोग इक्वल हैं, और पॉलिटिकल राइट्स में सभी लोगों को पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे. ये सब राइट तभी फुलफिल होंगे जब लोग इकोनॉमिकली उनको राइट मिलेंगे, मीन्स उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो अपने जो एरियाज उसको जब एक्सप्लोर कर पाएंगे, इक्वल उनको ट्रीट किया जाएगा, मीन्स मेल फीमेल सबको इक्वल सैलरी जब मिलेगी, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और इकोनॉमिकली वेल्थ में जो सभी को कुछ न कुछ शेयर जो वेल्थ है वो मिले. तो ये जब सारी चीज़ें हैं, राइट टू वर्क, राइट टू प्रॉपर वेजेस जो सैलरी, ठीक है, प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी, ये सारे इकोनॉमी से रिलेटेड राइट हैं. और ये इकोनॉमिकल राइट जब तक नहीं होंगे तब तक सिविल राइट और पॉलिटिकल राइट का कोई रेलिवेंस नहीं है. क्योंकि आप भी जानते हैं फ्रेंड्स, आज भी आपको अगर आपको कोई कहे कि अभी सबसे मेन चीज़ क्या है, तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स कि भाई मुझे सबसे पहले तो है कि मेरा खाना हो जाए, ठीक है, मेरे जो और बेसिक जो फुलफिलमेंट के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मेरी पूरी हो जाएं, उसके बाद आप सिविल एंड पॉलिटिकल राइट के बारे में बोल लेंगे. बहुत सारे लोग हैं जैसे इंडिया में जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, तो वैसे वो कानून की नज़र में इक्वल हैं, पॉलिटिकल राइट भी उनको है, लेकिन क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशंस उनकी सही नहीं है तो फिर अदर राइट जो है वो इतने रेलिवेंस उनकी नहीं रहती. सो ये ऑल जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो लीगल राइट है, और लीगल राइट में 3 राइट है, सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट एंड द इकोनॉमिकल राइट. Next is friends, the historical theory of right. So this theory holds the view that right grew from traditions and customs, and Edmund Burke and other various sociologist thinkers support this theory. So the historical theory of right suffer from its own limitation, and it cannot be admitted that all the customs result into the right, because the sati system does not constitute a right. तो हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट जो है ये सबसे पहले तो एडमंड जो बर्क हैं वो इसके इम्पोर्टेंट थिंकर हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, और वेरियस जो सोशोलॉजिस्ट हैं, जो हम समाजशास्त्र को जो मानने वाले लोग हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट है ये लोग ये कहते हैं कि हिस्ट्री, कस्टम्स, वैल्यूज़ और सोसाइटी का जो पास्ट है वो सब रिस्पॉन्सिबल है, या मैं हम कहें तो वो ओल्ड कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, वैल्यूज़, इन सब को वो साथ लेके चलना चाहते हैं. और वो कहते हैं कि वही जो मतलब पहले जो राइट जो अधिकार आपको मिले, या जो पहले जो सोसाइटी जिस हिसाब से चलती थी उसी हिसाब से चलनी चाहिए. लेकिन आप खुद देखो क्या ये पॉसिबल है आज के टाइम पे? तो इसीलिए इनका क्रिटिसिज्म सबसे ज़्यादा हुआ है. मीन्स ये जो हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट है ये समहाउ पास्ट के बारे में बात करती है कि पास्ट में जो आपको अधिकार थे वही आज तक मिलने चाहिए और वो आगे भी ऐसे ही चलने चाहिए. ऐसा नहीं होता है. सोसाइटी प्रोग्रेसिव में रहती है, सोसाइटी कीप्स चेंजिंग, सोसाइटी इज़ नॉट ए रिजिड, बल्कि वो डायनामिक है, वो चेंज होती रहती है सोसाइटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो ये जो क्रिटिक्स हैं जो वो हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स के अगेंस्ट में फिर बोलते हैं, आप जरूर इस पॉइंट को मेंशन करें. नेक्स्ट है द सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स. So this theory suggests that the state should recognize only such rights which help promote social welfare, and Bentham ने स्पेशली एक बड़ी अच्छी बात बोली है that the greatest good for the greatest number is the best example of this theory. तो सोशल वेलफेयर थ्योरी ये कहती है कि स्टेट का काम ही है वेलफेयर कराना, लोगों के भले के लिए काम करना, और बेंथम ने पॉइंट आउट किया है दैट हम जो काम गवर्नमेंट जो करे वो इस तरीके से करे दैट ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचे. नेक्स्ट थ्योरी इज़ फ्रेंड द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स. तो इट्स बहुत सिंपल है, जब भी मार्क्स का नाम आए तो हमेशा लिखें दैट इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो है
वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में होता है। सम रिच पीपल्स और प्राइवेट प्लेयर्स कंट्रोल द इकोनॉमी। तो वो इसके अगेंस्ट में है और वो कहते हैं कि राइट्स का मतलब ही है कि माइनॉरिटी और डाउन ट्रोडन पीपल को प्रोटेक्ट किया जाए, सभी को इक्वल लेवल पे लाया जाए, और सोशलिस्ट जो सोसाइटी है उसको वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। और कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है उसके अगेंस्ट है। कैपिटलिस्ट का मतलब ये है जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट कंपनियां हैं, उसके वो अगेंस्ट हैं। और सोशलिस्ट जो सोसाइटी, इसका मतलब ऑल थिंग्स आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, उसको वो सपोर्ट करते हैं। तो ये है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंड्स ह्यूमन राइट। So this is very important topic for in the today's time also, that human right are rights which we have simply because we exist as a human being, and they are not granted by any state. So these universal rights are inherent to us all, and without any discrimination on the basis of sex, color, religion, language, and etc. And all these some basic range of these fundamental human rights are the right to life, and a right to food, right to education, right to work, right to be healthy, right to live in a healthy environment, right to liberty. तो ह्यूमन राइट जो है वो का मतलब ही है कि वो राइट जो हमें मिलते हैं बिकॉज हम ह्यूमन हैं, और ये कोई स्टेट प्रोवाइड नहीं करता है, ये इंसान होने के नाते सभी को ये राइट मिलते हैं। तो स्टेट सिर्फ इनको रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट करेगा। और यूनिवर्सल राइट इनको इसलिए भी बोला गया है क्योंकि ये कोई सिटीजन, जेंडर, इन सब के बियॉन्ड जाके बात करते हैं। मीन्स क्योंकि ये पूरी दुनिया, एक इंडियन फिलॉसफी में एक वर्ड है दैट इज वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है द एंटायर वर्ल्ड इज आवर फैमिली। सो उसको ये सपोर्ट करता है ये कॉन्सेप्ट ह्यूमन राइट्स का। एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है UDHR एडोप्टेड बाय द UN जनरल असेंबली 1948 में। UN जो जनरल असेंबली है जहाँ पे 193 टोटल मेंबर है, उन्होंने UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अडोप्ट किया, और इसमें 30 आर्टिकल्स हैं जो इससे रिलेटेड ही बात करते हैं। मीन्स ह्यूमन राइट से रिलेटेड ही उसमें 30 आर्टिकल्स में प्रोविजंस दे रखे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट्स दैट दे आर यूनिवर्सल एंड इनएलिएनेबल। इसका मतलब है कि ये पूरी दुनिया के लिए एप्लीकेबल हैं, और इनएलिएनेबल का मतलब है कि हमसे ये अलग नहीं है ये सभी जो राइट्स हैं, ठीक है ना। सो ह्यूमन राइट्स आर इनएलिएनेबल मीन्स दे शुड नॉट बी टेकन अवे, हमसे कोई उनको छीन नहीं सकता, सिंपल सी बात ये है। नेक्स्ट है कि ह्यूमन राइट्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंडिविजिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि एक राइट दूसरे से रिलेटेड है। मीन्स सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, ये जो अलग अलग तरीके के राइट है सभी एसोसिएटेड है, इंटरलिंक हैं। सो इसीलिए इनको इंटरडिपेंडेंट एंड इंडिविजिबल भी बोला गया है। नेक्स्ट इज द ह्यूमन राइट ऑल्सो एसोसिएटेड विद द इक्वल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन नेचर। कि आर्टिकल जो फर्स्ट है ह्यूमन, जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट जो हमने ऊपर भी देखा था, उन्होंने ये बोला है कि आर्टिकल फर्स्ट जो है वो सभी लोगों को इक्वल और फ्री के रूप में बात करता है, और नॉन डिस्क्रिमिनेशन इस रूप में कि किसी भी पर्सन के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा जेंडर, कास्ट, रिलीजन, इन सब आधार पे। सो आर्टिकल फर्स्ट एंड आर्टिकल मीन्स आर्टिकल 1 to 30 उसमें सारे ही आर्टिकल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, बट आर्टिकल 1 and 2 वो इक्वल और नॉन डिस्क्रिमिनेट इन नेचर को शो करते हैं। और ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। और ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको पूरा अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आंसर्स को लिखते कैसे हैं, ठीक है। सो इफ़ यू आर फाइनेंशियली स्टेबल और आप इतना आपके पास है कि कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, तो आप उसको अफोर्ड अगर कर सकते हैं तो ज़रूर आप करें। अदरवाइज़ आपको लेक्चर तो फ्री में मिल ही रहा है, आप उसको भी सुन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वर्क हार्ड, खूब सारी मेहनत करें, बड़े सपने देखें, और अपने पेरेंट्स की और लड़कियों की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।